स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास में। तो हम लोग जो है यूपीएससी और बाकी जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स है या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है और आपका जो ग्रेजुएशन या पीजी का जो हिस्ट्री का आपका सिलेबस है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है घटना चक्र के इतिहास का लाइन बाय लाइन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जब हमारा ये पाषाण काल चल रहा है, पाषाण काल में दोस्तों या पूरे घटना चक्र में 226 प्रश्न पत्र जो है इसमें आपको शामिल किया गया है और 29 वर्षों के आपको विभिन्न परीक्षाओं, भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनके प्रश्न पत्रों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें हम लोग 2 पेज हम लोग पढ़े थे और 2 लेक्चर में आज ये इसका जो इस चैप्टर का जो ये आपका एनालिसिस है ये आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस पर आधारित अभी तक जो 29 वर्षों में जो भी प्रश्न आपको पाषाण काल से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के बाद हम लोग, चूँकि जैसा कि नाम दिए हैं इसका रीडिंग एंड एनालिसिस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे आपको जॉब करने वाले भी लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो फिर हम लोग एक वन शॉट में इस पूरे को लास्ट में हम लोग रीडिंग भी देंगे। तो ये अगर करते चलेंगे तो फिर हमें कोई परेशानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको हिस्ट्री से नहीं होने वाला। तो हम लोग इसमें जो देख रहे थे कि सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल के स्थलों को पढ़े, मध्य पाषाण काल के जो स्थल है उसके बारे में पढ़े और नव पाषाण काल के स्थलों के बारे में भी हम पढ़े और उन सब में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो औजार है या जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो मानव गतिविधियां हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद जब तांबे का आविष्कार होता है और तांबे के साथ जब स्टोन पत्थर के औजार का भी प्रयोग होने लगता है तो तब ताम्र पाषाण काल जो है शुरू होता है। तो ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल लगभग हम समझते हैं कि एक समकालीन सभ्यता है। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक, ये और अनेक कब्रें पाई गई है। किस काल की कब्रें पाई गई है? तो ये ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक एज, उसी को चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। तो इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। और एक बात ध्यान रखना है कि इनाम गांव में जो 130 से अधिक घर और कब्रें पाई गई है उसमें एनसीईआरटी का कहना है कि 100 से अधिक घर। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछता है और उसमें 130 से अधिक घर और 100 से अधिक घर और कब्रें अगर ऑप्शन रहे तो हम एनसीईआरटी वाला को ही टिक लगाएंगे, और 100 से अधिक नहीं रहेगा तो वो जो 130 से अधिक घर है उसको हम टिक लगाएंगे। यह बस्ती किला बंद है, चारों तरफ से किलों से घिरा हुआ है और खाई से घिरी हुई है। इस पूरे इनाम गांव का जो बस्ती है, आपको पूरे बस्ती के चारों तरफ से अगर देखिए तो एक खाई बना दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि हम एक सुरक्षा प्राचीर से इस इनाम गांव की बस्ती को घेर दिया गया है। तो यह बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी, देखिए यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। अब एक बात और आया, ये जो इनाम गांव की किले बंद और खाई से घिरी हुई बस्ती है, इस बस्ती में जो आपको शिल्पकार लोग हैं और उसी को पंसारी पंसारी लोग हैं, वह इनाम गांव के पश्चिमी छोर पर रहते थे। अब ये शिल्पकार किसको कहते हैं या पंसारी लोग? जो
हाथ से किसी वस्तुओं को बनाते हैं, उन्हीं को हम शिल्पकार कहते हैं। और जबकि सरदार जो होते थे इस इनाम गांव की बस्ती का, जो पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था इनाम गांव में, तो वो सरदार जो है वह इनाम गांव के केंद्र स्थल में रहता था। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से अन्नागार भी मिला है। अन्नागार मिलने से हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग आपको खेती करना सीख गए थे, क्योंकि खेती करना सीखे होंगे तभी तो अनाज का उत्पादन किए होंगे और तभी तो अन्नागार बनाए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पांडुराजर ढीबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। अब अगला जो ताम्रकालीन स्थल है या ताम्र पाषाणकालीन स्थल इसको हम बोलेंगे, वह हम लोग ईस्ट इंडिया में चलते हैं, पूर्वी भारत के तरफ चलते हैं। तो गंगा का जो तटवर्ती है, गंगा का जो कह सकते हैं कि गंगा घाटी जो है, गंगा घाटी किसको कहेंगे, गंगा के जो तटवर्ती क्षेत्र है उसी को गंगा घाटी हम कहेंगे। तो उसमें चिरांद है, ये चिरांद है। और इसके अलावा हम लोग पश्चिम बंगाल में भी गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो पश्चिम बंगाल में जो आपको गंगा के तटवर्ती क्षेत्र है, जैसे वर्धमान जिला है, और वहाँ पर एक स्थल है जिसका नाम है पांडुराजार ढीबी, और एक और है बीरभूम जिला, ये भी वेस्ट बंगाल में है। देखिए वर्धमान भी एक आपको जिला है और बीरभूम भी एक जिला है। तो वर्धमान में आपको पांडुराजार ढीबी और बीरभूम जिला में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। तो चिरांद हो गया, ये बिहार में है और ये गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में है, और वर्धमान जो है पश्चिम बंगाल में है, और बीरभूम भी पश्चिम बंगाल में है। तो बीरभूम में आपको वर्धमान में पांडुराजार ढीबी और बीरभूम जिला में महिषदल, ये आपको चालकोलिथिक साइट्स है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है वे है बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी, तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। अब ये और भी ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के बारे में देखिए कि कुछ अन्य पुरा स्थल है जहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ है, खुदाई हुई है। तो उसमें आता है बिहार में आपको सेनुवार, सोनपुर और ताराडी, ये ध्यान देना है। बिहार में सेनुवार, बिहार में आपका सेनुवार, सोनपुर और ताराडी, ये आपको ताम्रपाषाणकालीन पूरा स्थल है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आपने देखे पांडुराजार ढीबी और महिषदल, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको दो है, खैराडी और नरहन। उसके बाद हम सबको हम इंक्लूड करके देखते हैं कि ये बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोरीदार तस्तरियाँ और गोरीदार कटोरे बनाते थे। अब देखिए बिहार के जो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के जो लोग थे, संस्कृति के जो लोग थे, या महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण संस्कृति के जो लोग थे, या मध्य प्रदेश के जो ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग थे, वो जो जल पात्र, पीने के बर्तन, पीने का पानी रखने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग करते थे उसे ही जल पात्र कहेंगे। तो वो जो जल पात्र होता था उसमें आपको टोटी लगा होता था। तो टोटी लगे होने का मतलब है कि उससे पानी का बचत करते थे एक तरह से ये लोग, इतना इनके पास ज्ञान आ गया था। उसके बाद तस्तरी, प्लेट जो मिला है उस समय का खाना खाने के लिए, तो वो प्लेट जो मिला है उसमें गोरी लगा हुआ है, नीचे से गोरीदार है। उसके बाद कटोरा भी जो मिला है वो कटोरा में भी गोरी लगा हुआ है। तो टोटी वाले जलपात्र, गोरीदार तस्तरियाँ और गोरीदार कटोरे, ये आपको बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लोग थे वो प्रयोग करते थे। अब हम अन्य हिस्सों में चलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। अब देखिए कृषि करते ही थे, चूँकि इनाम गांव में आपने देखा कि एक ग्रेनरी मिला है, एक अन्नागार मिला है,
तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी राजस्थान का जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है, और मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न भाग है, पश्चिमी भाग है, और महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न भाग है, पश्चिमी भाग है, और अन्यत्र, तो अन्यत्र में आपको बिहार का आ जाएगा, और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का जो गंगा घाटी का तटवर्ती क्षेत्र है गंगा का, तो वो सब क्षेत्र आ जाएगा। तो इस तरह से दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले जो ताम्रपाषाण युग के लोग हैं, ये दो काम करते थे। ये आपको एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालना भी सीख गए थे, पशु पालन सीख गए थे। तो मवेशी पालन करते थे और कृषि करते थे, खेती का काम करते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का भी शिकार करते थे। देखिए ये आपको 1, 2, 3, 4 और 5 जानवरों का आपको ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता में आपको नाम आ रहा है। इसमें गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है और हिरन है। तो गाय, भेड़, बकरी और भैंस, इसका ये क्या करते थे, इसका ये पशुपालन के अंतर्गत आता था, और ये हिरन का ये शिकार करते थे। गाय, भेड़, बकरी और भैंस का शिकार नहीं करते थे, ये हिरन का शिकार करते थे। और चूंकि कई बस्तियां ऐसी भी मिली है, जैसे बुर्ज होम वगैरह में आप देखें कि नवपाषाणकालीन कुछ आपको बस्तियां मिली है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो एक और जानवर कुत्ता भी आ सकता है, क्योंकि कुत्ते से भी ये परिचित थे। और भी देखते हैं, यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये अगला जानवर हो गया। और अनाज देखिए, इनके मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। तो यहाँ गेहूं, चावल और बाजरे इसकी खेती करते थे। यदि पूछा जाए कि मानव के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे पहला जो आपको अनाज है वो क्या है, तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि सबसे पहला अनाज जो है सो जौ है। लेकिन यहाँ पर अनाज में देखिए गेहूं, चावल और बाजरे की खेती भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लोग करते थे। अगला देखिए, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। अब ताम्रपाषाण युग के लोगों के बारे में अगर देखें तो ये शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे, बहुत ही कुशल शिल्पकार थे। ये शिल्प कर्म में बहुत अच्छी तरह से ये दक्ष थे ताम्रपाषाण युग के लोग। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ही आप अच्छे प्रकार के ये शिल्पकार हुआ करते थे, और वे पत्थर का काम भी बहुत अच्छी तरह से करते थे ताम्रपाषाण के लोग। अब वो क्या बनाते थे, तो वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। अब कार्नेलियन क्या है, कार्नेलियन एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही महंगी एक पत्थर है, स्टोन है। स्टेटाइट या उसी को हम सेल खरी भी कहते हैं, तो इसकी मोहरें बनाई जाती थी, लेकिन इसके अन्य भी आपको सामान मनके वगैरह बनाए जाते थे। तो कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज, देखिए कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज, इसके जो क्रिस्टल होते थे, यानी इसके जो रवे होते थे, जैसे अच्छे पत्थरों, ये अच्छे क्वालिटी के पत्थर होते थे। कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लोगों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला अच्छे क्वालिटी के स्टोन थे। कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज जैसे अच्छे पत्थरों के मनके बनाते थे। ये मनके यानी जो माला वगैरह गर्दन में हम पहनते हैं, और उसमें जो आपको छोटा छोटा साइज का पत्थर वगैरह अगर उसमें हम समझ रहे हैं कि गूथा हुआ है, तो उसी को हम मनके कहते थे। मतलब उस कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज जो पत्थर है उसको मनकों का आकार दे देते थे। कौन देते थे, ये शिल्पकार लोग देते थे, और इसकी गुटिकाएं भी बनाते थे। यानी कहने का मतलब कि एक माला वगैरह भी ये बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं,
अब ये चरखे, देखिए गांधी जी से जुड़ा हुआ है चरखे, तो चरखे और तकलियाँ, ये कपड़ों की बुनाई करने के लिए आपको चरखे और तकलियों का उपयोग किया जाता था। और देखिए ताम्रपाषाण कालीन में ही आपको मालवा में चरखे और तकलियाँ मिल रही है। और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के लोग कताई और बुनाई से परिचित थे, यानी वह कपड़ा बनाना जानते थे। अब नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के धागे भी मिले हैं। महाराष्ट्र में देखिए कपास के भी धागे मिले हैं, सन के भी धागे मिले हैं, और सेमल जिसको हम लोग देहात में सिम्मर कहते हैं, तो कपास, सन और सेमल, इसकी रुई के बने धागे भी महाराष्ट्र में मिले हैं। आज भी महाराष्ट्र में कपास की खेती आपको बड़े पैमाने पर होती है। इनाम गांव में कुंभकार, जिसे हम कुम्हार भी कहते हैं, धातुकार जो मेटल वगैरह से आपको कुछ आभूषण वगैरह या औजार वगैरह बनाते हैं, जैसे लोहार वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसी को धातुकार हम यहाँ कहेंगे। तो इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, यानी हाथी दांत से कुछ जो आपको सामान बनाए जाते थे, तो उसके भी शिल्पकार आपको इनाम गांव में आपको मिले हैं। उसके बाद चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। यानी ये सारे चीज़ आपको इनाम गांव से मिली है। इनाम गांव से क्या मिली है? कुंभकार का साक्ष्य मिला है, धातुकार का साक्ष्य मिला है, हाथी दांत के जो शिल्पकार है उसका साक्ष्य मिला है, और चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति को ही टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा का आपको अर्थ ही होता है मिट्टी की मूर्ति। तो ये बनाने वाले जो कारीगर हैं ये दिखाई देते हैं। और देखिए इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। तो इनाम गांव में एक मदर गॉडेस, मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है, प्रतिमा मिली है इनाम गांव में, जो पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। अब पश्चिमी एशिया की बात किया जाए तो पश्चिमी एशिया का मतलब हो गया कि आपका जो तुर्की वाला भाग है, या आपको ईरान वाला जो भाग है, वो ईरान से भी आप समझ सकते हैं कि जो पश्चिम का जो भाग है, तो उस भाग को हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी एशिया में भी इस मातृ देवी के टाइप का आपको प्रतिमा मिली हुई है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की बिरसव मूर्तिकाएं यह सूचित करती है कि बिरसव सार धार्मिक पंथ का प्रतीक था। अब एक बात आप समझिए कि मालवा, यानी मालवा जो ये मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान, इसे दोनों स्थलों पर हमें ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो मालवा और राजस्थान में जो रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की बिरसव मूर्तिकाएं हैं, बिरसव यानी कह सकते हैं, बिरसव का मतलब बैल होता है, या उसी को हम सार कहते हैं। इसकी मूर्ति मिली है, और सार की मूर्ति मिलने से हमें क्या सूचना मिलती है? ये सूचना मिलती है कि बिरसव और सार जो है ये किसी न किसी धार्मिक पंथ का, धार्मिक मान्यता का प्रतीक था। क्योंकि इसी के बाद आप देखेंगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें भी आपको बिरसव की मूर्ति, यानी उसमें आप उसकी पूजा करते थे लोग, वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में भी दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। अब देखिए वहाँ पर जो समाधान की प्रक्रिया है, ये कब्रों में तांबे के मन के, यानी तांबा से बना हुआ एक माला गर्दन में जो हम लोग पहनते हैं, तो उस मनका का मतलब हो गया कि तांबा का छोटा छोटा टुकड़ा गूंथा हुआ है हार में, तो उसको हम तांबे के मनकों का हार कहेंगे।
तो वो पहनाया जाता था बच्चों को। और मरने के बाद अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती थी तो उस बच्चे के गले में आपको तांबे के मनकों का हार पहनाकर तब उसको दफनाया जाता था। ये कहाँ मिला है, ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो पश्चिमी महाराष्ट्र में अगर आप देखिएगा तो चंदौली में और नेवासा में। जबकि अन्य बच्चे जो सामान्य परिवार के, हम कह सकते हैं कि जो बच्चे रहे होंगे उस समय, तो उनके कब्रों में सामान्य के तौर पर कुछ बर्तन मात्र ही मिला। यानी कुछ बच्चों के गलों में ही आपको तांबे के मनकों के हार मिले हैं, जबकि कुछ बच्चों, अन्य बच्चों के कब्रों में अगर देखा गया है तो फिर सामान्य के तौर पर क्या मिला, मात्र बर्तन मिला है। महाराष्ट्र, लेकिन ये चंदौली और नेवासा का चर्चा किया पश्चिमी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। अब देखिए यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो महाराष्ट्र में उसको, उसके सिर को उत्तर दिशा में और पैर को दक्षिण दिशा में आपको लिटा करके और तब उसको दफनाया जाता था, जो आज के समय में भी प्रचलन है। लेकिन वही अगर आप दक्षिण भारत के ताम्रपाषाणकालीन स्थलों पर चले जाइए, ताम्रपाषाणकालीन स्थलों की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपको पूर्व पश्चिम की दिशा में, यानी सिर को पूर्व दिशा में और पैर को पश्चिम दिशा में करके और तब लिटाकर उसको दफनाया जाता था। ये बात हमें समझना है। साउथ इंडिया और आपको महाराष्ट्र में जो दाह संस्कार की समाधान जो प्रक्रिया थी उसको समझना जरूरी है। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान, एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, फ्रैक्शनल बरियल चलता था। अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण समाधान और यहाँ पर आ गया आंशिक समाधान। इसको, इस दो को समझना। ये संपूर्ण समाधान है और नीचे आप देख रहे हैं आंशिक समाधान है। तो पश्चिमी भारत में आपको संपूर्ण समाधान था, प्रचलन था। मतलब कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके संपूर्ण शरीर को दफना दिया जाता था। तो इस तरह के समाधान प्रक्रिया को संपूर्ण समाधान कहा जाता है, एक्सटेंडेड बरियल उसको कहते हैं। और पूर्वी भारत में, ईस्ट इंडिया में अगर आप आइएगा तो उसमें आंशिक समाधान होता था। यानी कहने का मतलब है कि कुछ भाग को जला दिया और जलाने के बाद जो कुछ भाग बचा उसको क्या किया कि जमीन के नीचे उसको दफना दिया। तो इसको फ्रैक्शनल बरियल कहा जाता था, आंशिक समाधान। तो इस तरह से पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान, एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, फ्रैक्शनल बरियल चलता था। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। अगर आप देखिए कि ये जो आपको जो निधि है, निधि का मतलब है कि जो भंडार है, तो वो मध्य प्रदेश में एक स्थल है गुंगेरिया। यहाँ से आपको सबसे बड़ी निधि प्राप्त हुई है। मतलब कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाली जो वस्तुएं थी उसका निधि, उसका खजाना जो मिला है वह मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से मिला है। और मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं का जो भंडार है वो भारत में सबसे बड़ा भंडार है। ये गुंगेरिया याद रखना। क्या मिला है यहाँ से? तो इसमें 424 तांबे के औजार मिले, तांबा का औजार मिला है, कॉपर टूल्स मिला है एवं हथियार मिला है। 424 संख्या आपको याद रखना होगा। गुंगेरिया से मिला है, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार और हथियार का जखीरा मिला है। यानी ये सबसे बड़ा भंडार है गुंगेरिया। और मिला क्या है? तो 424 तांबे के औजार एवं हथियार मिले हैं। और क्या मिला है? तो 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। 424 और 102 चांदी के पतले पत्थर भी मिले हैं। यानी अब देखिए एक नया धातु हमारे पास आ गया जिसका नाम है चांदी। अब पहले पत्थर, उसके बाद तांबा और उसके बाद चांदी।
नेक्स्ट देखिए, कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। तांबा का कंगन, कंगन जो हाथ में पहना जाता है, वो कायथा में मिला है और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ी मिली है, हैंडेक्स मिला है। तो ये जो हैंडेक्स मिला है ये तांबे की कुल्हाड़ी है, चूँकि कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ी पाई है। अद्वितीय मतलब हो गया कि इस तरह की तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी अन्य किसी स्थलों से प्राप्त नहीं हुई है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, जो कायथा से मिला है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो शिल्पकार रहते थे या पंसारी रहते थे, कहाँ? ये कायथा में। तो कायथा में जो शिल्पकार या पंसारी रहते थे, तो निश्चित रूप से जब वे पत्थर और धातु के औजारों को और अन्य आभूषण वगैरह को बनाते होंगे या खाने के पात्र वगैरह को बनाते होंगे, तो क्या होगा कि उनके कुछ जो जिस धातु का वे उपयोग करते थे उसका कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। तो स्टोर होगा, तो इसी स्थान से मिला है। यहाँ पर स्टेटाइट भी मिला है और कार्नेलियन, ये दोनों आपको कीमती पत्थर है। तो इस कीमती पत्थर की गोली मिली है और वो गोली एक पात्र में, बड़े से बर्तन में आपको जमा किया हुआ मिला है कायथा में। उसके बाद एक और स्थल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। अब देखिए, राजस्थान में एक झुंझुनू जिला है। ये झुंझुनू जो जिला है, ये झुंझुनू जो क्षेत्र है, यहाँ पर तांबे की समृद्ध खान है, बहुत ही विशाल खान है तांबे की, राजस्थान के झुंझुनू में। और वहीं पर राजस्थान में खेतरी है। तो इस खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र, यानी सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे, यानी कह सकते हैं कि जो खेतरी है राजस्थान का, उसी खेतरी बहुत ही फेमस है, जहाँ पर आपको हम समझते हैं कि चांदी का खान है वहाँ पर। और ये इसी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट ये पड़ता है गणेश्वर। ये गणेश्वर भी ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। ये गणेश्वर को देखिए, ये गणेश्वर जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, यह आपको तांबे के खान के निकट ही आपको ये बसा हुआ है। और ये तांबे की खान जो है कहाँ है? खेतरी ताम्रपट्टी के सुखर झुंझुनू क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब दक्षिण भारत के हम ताम्रपाषाणकालीन कुछ स्थलों को देखते हैं। तो दक्षिण भारत में आ गया आपको ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, ये हो गया आपको संगनकल्लू। संगनकल्लू लिखते हैं, संगलन लिखा हुआ है, संगनकल्लू। जनरली तो संगनकल्लू ही लिखा हुआ मिलता है। तो दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल और संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। अब जो चालकोलिथिक साइट्स है, ताम्र पाषाण युगीन जो बस्तियां हैं, उसकी साक्ष्य हमने देखा कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उसके बाद आपको बिहार के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में, और उसके बाद बंगाल के आपने देखा बर्धमान जिला, और एक और जिला का हम लोग ध्यान दिए थे, वहाँ पर महिष दल था और पांडु राजा ढीवी था। तो इन सब स्थलों से ताम्रपाषाणकालीन बस्तियाँ मिली थी। साउथ इंडिया में कहाँ से मिला है? तो ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। अब साउथ इंडिया में फार्मर्स के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, कृषक के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो वे जानवरों को, वहाँ के दक्षिण भारत के जो लोग थे, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लोग, वे चरवाही वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे। ये चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण साउथ इंडिया से हमको मिलता है, साउथ इंडिया के ताम्रपाषाणकालीन आपको बस्तियों से मिलता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आज हमारा चैप्टर का जो ये
समझिए कि जो मूल रूप से इस जो आपका ये निष्कर्ष ऊपर जो लिखा हुआ था, तो उसको हम आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन एनालिसिस दो लेक्चर और बनाएंगे, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और एक लेक्चर हम वन शॉट बनाएंगे जिसमें पूरे चैप्टर को हम रीडिंग देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास रीडिंग देने के समय नींद आने लगता है, या वो सोचते हैं कि चलो भाई हम अपना एक चैनल चला करके और सुनते रहे, और सुनने से भी आपको बहुत ज़्यादा बार बार सुनते हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और हम इसमें कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि स्लाइड काट के आपको पीपीटी बना के छोटा सा बता दे रहे हैं। अगर पूरे को देख लेते हैं आप, फिर अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक विशाल कलेक्शन। तो इसलिए इसको थोड़ा सीरियस होकर के देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। अब देखिए, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसकी नियुक्ति सर्वेयर के पोस्ट पर होती है, सर्वेक्षक। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी का जो सर्वेयर है, उसके पद पर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया जाता है। अभी डिपार्टमेंट नहीं बना 1861 में, डिपार्टमेंट 10 साल बाद बनता है। देखिए, 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, इसको सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। अब जो गवर्नमेंट का एक तरह से हम कहें कि जो डिपार्टमेंट बना दिया गया था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, लेकिन ये जो बना 1871 में बना। अब ये 1861 और 1871 दोनों दे देता है, तो ज़्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं और 1861 पर टिक लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पुरातत्व का सर्वेयर के पद पर नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। और 1871 में आपको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एस्टेब्लिश हुआ था। तो 1861 और 1871 दोनों का जो पुरातत्व आर्कियोलॉजी से जो कनेक्शन है, इसको आप समझिएगा इस डेट को। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। अब देखिए, और आगे चलते हैं 1871 के बाद। तो 1901 में एक आपको गवर्नर जनरल भारत में आता है जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में क्या किया जाता है, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर इसको केंद्रीकृत करके तब जो है डिपार्टमेंट का जो आपको हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर जनरल है, जो महानिदेशक है, वो आपको बना देता है जॉन मार्शल को। 1901 में बनाता है। और वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। 1901 में आपको महानिदेशक का जो पद है उसका सृजन किया ब्रिटिश सरकार ने, और उसके बाद आपको जॉन मार्शल साहब को इसका महानिदेशक बनाया। और जॉन मार्शल ने जो है ये 1902 में इसका कार्यभार संभाला। और आपको पता है कि यही जो जॉन मार्शल है, इन्हीं के डायरेक्शन में, इन्हीं के निर्देशन में क्या किया गया था, 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के पद पर थे, और ये 1902 में ही इस कार्यभार को संभाल लिया था। तो वो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़ेंगे जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आएगा। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, उसका जो हमने देखा था कि जो एक तरह से जो कंक्लूजन था उसको हमने पढ़ा। अब इसके पीवाईक्यू को देखते हैं। अब ये 226 प्रश्न पत्र हम लोगों को जो पढ़ना है, उसमें हमको ध्यान देना है एक चीज़ कि 226 जो प्रश्न पत्र हमें पढ़ना है, 29 वर्षों के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र, और वो चैप्टर वाइज है। क्योंकि हर उससे एक चैप्टर भी बना दिया गया है कि इस चैप्टर के मूल बातों को बता दिया गया है।
घटना चक्र बहुत अच्छा ढंग से इसको कलेक्ट किया। देखिए रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रहा है, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, यहाँ ए और बी दोनों ऑप्शन दे रहा है, दोनों ही सही हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो आपको जो ये क्वेश्चन है यूपी लोअर सब डिवीज़न का 2015 में पूछा है, तो उसमें आपको भूगर्भ वैज्ञानिक ही उसके आंसर जो आंसर की होता है उसमें दिया है। लेकिन ये पुरातत्व भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और जियो साइंटिस्ट थे ही। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ये दोनों थे। अब यहाँ पर जो एक टर्म आया है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या है? जैसे गूगल वगैरह पर आप क्या करते होइएगा कि किसी के बारे में आपको एस्से वगैरह लिखना है या किसी टर्म को खोजना है, तो उसमें इनसाइक्लोपीडिया करके उसके नीचे डिटेल्स आता है। तो ये आपको एक तरह से वर्ल्ड डिजिटल डिक्शनरी है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है यह वर्ल्ड डिजिटल डिक्शनरी है और इसमें अभी तक जिनको नोबेल प्राइज मिला है या फिर साइंस में हम कह सकते हैं कि जो वीकली या पर डे जो खोज हो रही है या जो भी रिसर्चेज वगैरह हो रही है तो उसको इसमें जगह दिया जाता है। आप यहाँ पर इस साइट पर जा करके और आप वहाँ इसको खोज सकते हैं डिटेल्स को। तो वही इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जो मेंशन है उसके अनुसार ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ये आपको दोनों थे, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अब जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध थे ये आपको भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब जूलॉजिकल सर्वे आप नहीं समझिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे यानी जो ये भूमि का सर्वेक्षण करते थे। तो इससे ये संबद्ध थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। और इन्होंने क्या किया था, भारत में 1863 में पाषाण काल यानी स्टोन एज के जो आपको बस्तियां थी, जो साइट्स थे, उसके खोज की शुरुआत 1863 ईस्वी में की थी। और इसी वजह से इनको पूरा पाषाण काल का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट साहब को। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही सही हो सकते हैं, दोनों ही सही हो सकते हैं। अगर एक ऑप्शन रहेगा पुरातत्वविद रहेगा, पुरातत्वविद को मार दीजिए, भूगर्भ वैज्ञानिक है तो भूगर्भ वैज्ञानिक को मार दीजिए। और अगर ये दोनों है ऑप्शन एक साथ दिया हुआ है और ए और बी दोनों अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आप भूगर्भ वैज्ञानिक को मारिएगा। आप इसमें प्रायोरिटी भूगर्भ वैज्ञानिक को दीजिएगा, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। अब इसमें नाम आ रहा है थॉमसन साहब का। ये थॉमसन साहब, ये आप देख रहे हैं ए ऑप्शन को सही बताया गया। आप कोपेनहेगन संग्रहालय से आपको पाषाण यानी स्टोन एज का जो हम कह सकते हैं में जो सामान मिला है और वो जमा है कोपेनहेगन संग्रहालय में, उसको रखा गया है। कांस्य यानी ब्रॉन्ज, कांस्य जो है आपको चूंकि तांबा और किसको मिलाया जाता है, टीन, इस दोनों को मिला करके और तब एक मिश्र धातु बनाया जाता है जिसको हम कांस्य के नाम से जानते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं इसको। तो कुछ वस्तुएं कांस्य की बनी हुई मिली है, वो भी आपको कोपेनहेगन संग्रहालय में रखा गया। और लोहे के भी सामग्रियों को भी उसमें रखा गया है। लौह युग हालांकि थोड़ा बाद में आता है। तो इस तीन युगों में विभाजन किसने किया है, तो इसने किया, थॉमसन ने किया है। पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है। मतलब कि एक पत्थरों का युग, एक कांसा के औजारों का युग और एक लौह सामग्री का युग। इस आधार पर थॉमसन ने इसको डिवीजन किया है आपको समय को।
अब देखिए कोपेनहेगन संग्रहालय म्यूजियम कहाँ है, तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। इनका पूरा नाम देखिए, थॉमसन का पूरा नाम क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन था, क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन था। इन्होंने क्या किया कि 1818 और 1820 में एक आयोग का जो रिपोर्ट था, एक कमीशन का जो रिपोर्ट था, उसके सामग्री के आधार पर पत्थर, पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अब ये जो आपको पाषाण, कांस्य और लौह, इस युग में जो आपको प्राचीन काल का जो विभाजन करता है थॉमसन, उसने क्या किया था, 1836 में ये जो वर्गीकरण किया था, इसी के अनुसार संग्रहालय की जो वस्तुएं थी उसका डिटेल्स भी पब्लिश किया था 1836 में। आखिर पाषाण की कौन कौन सी वस्तुएं मिली है जो कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी गई है, कांस्य की कौन कौन सी वस्तुएं मिली है जो कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी गई है, और लोहे की कौन कौन सी वस्तुएं मिली है जो कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी गई है, इसका विवरण, इसका डाटा 1836 ईस्वी में इसी डिवीजन, इसी वर्गीकरण के आधार पर थॉमसन ने प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था अपने लेख में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अब जो उत्खनन होता है, चूँकि किसी भी सभ्यता और संस्कृति का पता बिना एक्सकेवेशन के तो चलता नहीं है। जब पुरातत्वविद कुछ पुरातात्विक पुरास्थलों की खुदाई करते हैं, तभी तो वहाँ जो प्रमाण मिलता है उसी के आधार पर वह अपना कुछ जो है अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। तो पशुपालन का जो प्रारंभ है, ये देखिए उत्खनित प्रमाणों के अनुसार कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। और मध्य पाषाण काल का जो समय काल है वह एनसीईआरटी के हिसाब से हम जानते हैं कि 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच। तो ये 10,000 बीसी में पशुपालन नहीं स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये मध्य पाषाण काल समाप्त होता है 6,000 बीसी में। तो 6,000 बीसी से थोड़ा पहले हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल का जो अंतिम चरण है, उस चरण में जाकर के और तब पशुपालन जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ये ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, हाँ यहाँ लिख तो दिया, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। मतलब होना शुरू हुआ पशुपालन। ऐसा नहीं कि मध्य पाषाण काल के आपको शुरुआत में मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था, ऐसा बात नहीं है। मध्य पाषाण काल का जो अंतिम चरण है, यानी 6,000 बीसी और 7,000 बीसी के आसपास की बात हो रही है। अंतिम चरण में पशुपालन के एविडेंस जो है प्राप्त होने लगते हैं, साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आपको आदमगढ़ है। ये आपको एक मध्य पाषाण काल का पूरा स्थल है। और एक और पूरा स्थल है, इसको याद रखिएगा, ये पशुपालन से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पाषाण काल से अगर आपको पूछेगा तो ज़्यादातर आपको जो वहाँ की कब्रें हैं उससे प्रश्न पूछता है। और कब्रों के अलावा अगर आप देखिए तो उनके द्वारा जो खेती में
जिस अनाज का उत्पादन किया जाता था और जिन पशुओं को पाला जाता था और जहाँ पर पशुपालन शुरू हुआ था, मुख्य रूप से इसी से प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे पशुपालन के साक्ष्य अगर देखिए तो भारत में आपको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ से मिले हैं, और दूसरा कहाँ से मिला है, राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है वहाँ पर बागोर से मिला है। तो ये बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान, आदमगढ़ है होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ये निश्चित रूप से आदमगढ़ और बागोर, आदमगढ़ और बागोर, आदमगढ़ और बागोर निश्चित रूप से आप याद रखेंगे, क्योंकि ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत के ये स्थल है। और इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो क्लास है उसमें हम लोग फिर PYQ को 2 लेक्चर में समाप्त करेंगे। और आप लोग जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।